हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड जो रूल्स थे वो सारे के सारे पढ़ लिए थे। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से अपन को पढ़ना है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तरीके से अपन को लिखना है उस चीज को अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जाता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, एन एस, यहाँ पे x लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे ही एन पी वाई, ऐसे ही एन डी जेड। ये एक सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका सिंबल में यहाँ पे आपको डिनोट करवा रहा हूं। ठीक है, यहाँ जो n है ये है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, और यहाँ पे जो एस पी और डी है ये आपके उपकोष, ये क्या है, उपकोष। ठीक है, और उपकोषों के लिए अगर मैं बात करूं तो इनकी वैल्यू जो होती है, एल की वैल्यू इसके लिए एस के 0 होती है, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 होती है। याद ही कर लेना, इसको गोटा मार लेना। ठीक है, अब बात करें एक्स वाई और जेड, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपको कहां लिखना है, उनके सिर पे लिखना है ऐसे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहां लिखना है, उनके सिर पे लिखना है। आप ऐसा मत लिख देना आपको 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हो तो S2 लिख दिए ऐसे, नहीं, आप 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ने तो S2 ऐसे लिखोगे, ये सही है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ना है। अब अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से लेके। ठीक है, देखो, सबसे फर्स्ट बात करें अपन हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, तो जो जितने नंबर पे आता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं उदासीन वाले के बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो याद करो जो श्रेणी मैंने आपको बताई थी, 1s 2s 3s 4s, ऐसे 2p 3p 4p। तो सबसे पहले किस में भरेंगे, 1s में, फिर किस में भरेंगे, 2s में, फिर किस में, 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, ऐसे ही भरेंगे। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है, ऊर्जा सबसे कम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है तो 1s1 ऐसे भरोगे आप। 1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, s क्या है आपका उपकोष, और 1 क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या। 2 नंबर पे आता है हीलियम, उसमें कैसे भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2, 1s2, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऐसे ही 3 नंबर पे क्या आता है, लिथियम, तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। यहां तक तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 आप s में नहीं भेज सकते क्योंकि s में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 1s के बाद कौन सा आएगा, सॉरी 2s, तो 2s, अब 3 इलेक्ट्रॉनों में से 2 बढ़ दिए, कितने बचे, 1, तो 1 यहाँ लिख दो। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, इनको इलेक्ट्रॉन विन्यास बोलते हैं। तो 4 नंबर पे क्या आएगा, बेरिलियम, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1s2, s में तो 2 बढ़ने, और 2s बाकी के 2 बचे इसमें भर दो, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2। ठीक है, 5 नंबर पे क्या आता है, बोरोन, कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। देखो जो जितने नंबर पे आ रहा है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है। उदासीन परमाणु के लिए लिख रहा हूं मैं, सारे के सारे उदासीन है, कोई इस पे आवेश नहीं है। तो 1s2 2s2 2p1, क्योंकि s में 2 हो गए, इस s में 2 हो गए, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 को किसमें भरोगे, देखो इसमें 2 हो गए, इसमें 2 हो गए, तो फिर बाद में इसी में जाना है, तो मैंने 1 भर दिया। अब p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं अधिकतम, तो आप अब 6 तक इसी में भरते हुए चलोगे। तो 6 पे क्या आता है, कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p, अब 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, 2 कर दो। ठीक है, ऐसे ही बात करें अपन किसकी, 7 पे क्या आएगा, नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p, देखो 2 हो गए, 2 हो गए, और 2 पहले भर दिए तो एक और बढ़ा दो, इसमें 3 कर दो, तो काउंट भी कर लो, 3 और 2 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 पे क्या आता है, ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p 3, ये 4 कर दो। ऐसे ही आप भर दोगे किसका, 9 पे क्या आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p 2 2 4 और ये 5 9। ऐसे ही 10 पे क्या आता है, नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6। तो ये अक्रिय गैस होती है, क्या होती है ये, अक्रिय गैस, जिसमें कंप्लीट उसका जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा हुआ हो, पूरा का पूरा भरा हुआ हो, उन गैसों को अपन बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं उनको? अक्रिय गैस। ऐसे अक्रिय गैस, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे हीलियम का भरा था 1s2, ये भी क्या है? अक्रिय गैस है। अक्रिय मतलब ये कंपाउंड या पदार्थों का निर्माण नहीं करती है। ऐसे ही आप बोलोगे गुरुजी इसमें भी तो कंप्लीट भरा हुआ है। अरे भाई भरा हुआ है, लेकिन 2s भरा हुआ है, इसका 2p तो खाली पड़ा है ना। अभी 2p में भरा नहीं था अपन ने, जबकि यहाँ 1s पूरा भरा हुआ है। 1s पूरा भरा हुआ है ना, 2s 2p तो ब्लैंक खाली हो, लेकिन 1s एक कोष पूरा भरा हुआ है, ये दूसरा वाला कोष है, ठीक है। तो ये खाली है, तो इसको अपन अक्रिय गैस में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये दो मैंने लिखी है वो अक्रिय गैस है। नेक्स्ट 11 पे क्या आता है? सोडियम, 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो यहां से यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी भरा है जस्ट किसका था? नियोन का। तो इसकी जगह आप नियोन भी लिख सकते हो, दूसरा वाला आप ऐसे भी लिख सकते हो नियोन, और यहाँ 3s1। तो दोनों सही है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ आपने नियोन लिख दिया, इसका मतलब है कि आपने ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, और ये 3s1 सही है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट 12 पे बात करें मैग्नीशियम की। कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखो यहां से यहां तक का इलेक्ट्रॉन अक्रिय गैस का है, तो आप दूसरा ये भी लिख सकते हो नियोन 3s2। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम 13, कितने इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्योंकि s में तो दो हो गए ना, अब कौन आएगा आगे? 3p आएगा, तो 3p1। अब बढ़ते चलो 14 पे क्या आएगा? सिलिकॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। आप इनकी जगह नियोन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखा ना ऐसा, कैसा आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, वो भी सही है, दोनों के दोनों सही है। उसके बाद 15 पे फॉस्फोरस, तो 15 इलेक्ट्रॉन बढ़ने, तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। इसमें एक बढ़ा देना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो इतना आसान है, कुछ भी नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चल रहे हैं, और एक एक ऐसे कक्षक बढ़ाते हुए चल रहे हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें भरते चलो, कंप्लीट हो जाए दूसरे में चले जाओ, बस यही है। 16 पे क्या है? सल्फर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ऐसे 17 पे क्या आएगा? क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 18 पे क्या आएगा? 18 पे आएगा ऑर्गन, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो देखो इसका भी कंप्लीट भरा हुआ है। देखो पी के अंदर लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां तक अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो ये भी एक उसके जैसा ही हो गया, अक्रिय गैस। इसी को क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। ये भी क्या है? अक्रिय गैस है, ठीक है। अब 18 के बाद बात करें तो 19 पे क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम आता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखो स्टूडेंट यहां तक आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसकी जगह ऑर्गन। क्या लिख सकते हो? ऑर्गन। तो आप ऐसा लिख सकते हो ऑर्गन और 4s1, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। आप चाहे ये लिखो चाहे आप ये लिखो, दोनों के दोनों सही है। अब 19 की बात करें तो 19 पे क्या आता है? सॉरी 20 पे क्या आता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ पे आप इसकी जगह ऐसा लिख सकते हो AR यानी ऑर्गन, और 4s2 यानी दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है। तो यहां तक हुए 20। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 21 की, यहां तक नोट डाउन करिए। नेक्स्ट 21 की बात करें, उस पे आता है स्कैंडियम, ठीक है। तो इसमें 21 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s2 हो गया था,
यहां तक कैल्शियम में 20 तक आ गया था। इसके बाद आएगा 3D, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, देखो काउंट करो, 2 2 4 6 10, 2 12 और 6 18, 19 20 और 1 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां से डी कक्षक का इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये जो स्कैंडियम है ये डी ब्लॉक का तत्व है। यानी इस संसार में जितने 118 तत्व है, इसमें 118 तत्व के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। उन 118 तत्वों को एक सारणी के अंदर बंद कर रखा है जिसको बोला जाता है आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं उसको? आवर्त सारणी। यानी सारे तत्वों को उनके गुणों के आधार पर एक श्रेणी के अंदर लिखा हुआ है जिसको बोला जाता है आवर्त सारणी। उस आवर्त सारणी को लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है किस कक्षक में जा रहा है उसके आधार पर उसके अंदर ब्लॉक बना रखे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यानी अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस में जाए तो एस ब्लॉक का तत्व, पी में जाए तो पी ब्लॉक का तत्व, डी में जाए तो डी ब्लॉक का तत्व, एफ में जाए तो एफ ब्लॉक का तत्व। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में। तो ये किसका है? डी ब्लॉक का तत्व। इससे पहले देखो मैग्नीशियम में लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में। तो ये एस ब्लॉक का तत्व। लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में जा रहा है, तो ये पी ब्लॉक का तत्व। तो ऐसे आप इनको देख भी सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में जा रहा है वो उसी ब्लॉक का क्या है? तत्व है। आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम 22 पे 22 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, यही होगा। और यहां से यहां तक का इलेक्ट्रॉन आप अक्रिय गैस का लिख सकते हो जो अभी लिखा था किसका? ऑर्गन का, और बाकी को लिख दो। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। टाइटेनियम के बाद क्या आएगा? वेनेडियम। वेनेडियम के 23, कितने इलेक्ट्रॉन? 23 इलेक्ट्रॉन, लिख दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, 2 थे 3 कर दो, कुछ नहीं करना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम गोटा मार लेना, चाहे आप समझ के करो, मैं समझा भी दूंगा इसका कारण क्या है, और आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में टपक जाएगा ऐसा कैसा। इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 24। कैसे भरोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। आपके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही भरना चाहिए था भाई, इसमें 3 आ गए तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, लेकिन आपको ऐसा पाप नहीं करना है। उसका रीजन मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इधर ट्रांसफर कर देना। जब आप एक इलेक्ट्रॉन एस में से इधर ट्रांसफर करोगे तो इसमें तो 5 हो जाएंगे और इसमें एक ही बचेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 कर देना, और 3d में जब आपने एक इलेक्ट्रॉन इधर से कम कर दिया तो इधर ज्यादा हो जाएगा। ये इसका करेक्ट है, और ये कई बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा है ऐसा कैसा, तो आपको याद भी नहीं रहे ना, आप कुछ मत करना, जैसा आप पढ़ते आए हो वैसा लिख देना। ऐसे लिख दिए तो माइंड में क्रोमियम को ले आना कि क्रोमियम में ऐसा नहीं होता है, बस कुछ नहीं करना, लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन उठा के इधर पटक देना है और एज इट इज लिख देना है। ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी 4s1 3d5 हो जाता है वो। ठीक है, यहां तक नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं 25। 25 पे क्या आएगा? 25 पे आएगा मैग्नीज। अब आपको कुछ नहीं करना, आप पुराने वाले पैटर्न से क्रोमियम में ही छेड़ना था बस, बाकी आप लिखते चलो। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 18 19 20 और 5 25, तो हो गए 25 इलेक्ट्रॉन। इसमें कुछ नहीं छेड़ना, ये तो आप जैसे भरते आ रहे हो ना ऐसे भरते चलो। 26 पे क्या आएगा? आयरन। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। उसके बाद 27 पे क्या आएगा? कोबाल्ट। 27 पे क्या आएगा? कोबाल्ट। 27 पे क्या है? कोबाल्ट। तो 6 आए हैं तो उसमें क्या कर दोगे? 7 कर दोगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। 28 पे क्या आएगा? निकल। 1s2 2s2 3s2
3p6 4s2 3d8। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलो। फिर से एक और आप यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 29 पे क्या आता है? कॉपर आता है। 29 पे क्या आता है? कॉपर आता है। ठीक है, अब कॉपर में भी वही कहानी, कॉपर में भी वही कहानी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना, 1s2 2s2 2p6 3s2, सॉरी मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूं ताकि आपको हाईलाइट करवा दो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। आप ऐसा भरने जा रहे थे क्योंकि 8 के बाद 9s में ऐसा ही इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे भी ऐसा पाप नहीं करना। आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप जैसा वहां बताया था ऐसा एक बार यहाँ भी कर देना। भाई एक बार वहां किया था, एक बार यहाँ भी कर देना, तो दोनों में समानता हो जाएगी। किसमें? क्रोमियम में और कॉपर में। तो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1, और 3d में कितने हो गए? 10। बस आपको ये याद रखना है और कुछ नहीं करना। अगर आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो एक पक्का तुम्हारे एग्जाम में आएगा। आई बात समझ में? यानी आपके यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा वो, तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। आएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है, लास्ट में बचता अपने एक जिंक। तो जिंक कितने पे? जिंक आता है 30 पे। तो जिंक में क्या करोगे? जिंक में कुछ नहीं करना, इसमें 9 हो गए थे, एक 10 और कर दो, उसमें छेड़ना नहीं है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10, ये आपको ऐसे भर देना है। ठीक है, आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर देना। तो देखो दो के अंदर ही दिक्कत आई थी, एक तो क्रोमियम में और कॉपर में गोटा मार लेना अगर आपकी बस की बात नहीं है तो। ठीक है ना, और इनमें ऐसा इसलिए हुआ है, कुछ नहीं है, आधे भरे हुए कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षक हमेशा ज्यादा स्थायी होते हैं। ध्यान से सुनना, आधे भरे हुए कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षक हमेशा ज्यादा स्थायी होते हैं। तो यहाँ D9 हो रहा था, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले ले तो ये पूरा भर जाए और ये भी आधा भरा हुआ रह जाए, तो स्थायित्व इनमें ज्यादा आता है। आई बात समझे? इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है और ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, यहां नहीं कर सकते ऐसा। यहां अगर आप भेज दोगे तो इसमें 9 ही रहेंगे, कंप्लीट नहीं भरेगा। डी में तो पता है ना आपको, अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भेजते ही वो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही क्रोमियम वाले में देखो, यहाँ डी के अंदर 4 थे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से डाल दे तो ये भी आधा भरा हुआ हो जाए और ये भी आधा भरा हुआ। अभी तो ये पूरा भरा हुआ है तो ये तो स्थायी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये स्थायी ज्यादा नहीं है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल देता तो ये आधा भरा हुआ हो जाएगा, तो ये दोनों ही स्थायी हो जाएंगे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर डाल लेता है। आई बात समझ में? इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था उदासीन परमाणु का। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं कुछ आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आयनों के इलेक्ट्रॉन विन्यास सिमिलर है इनके जैसे, बिल्कुल सिमिलर है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। जितना धनायन आएगा उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देना, ऋणायन आएगा इलेक्ट्रॉन जोड़ देना। तो देखो इधर अगर बात करें अपन यहाँ पे किसकी? धनायन की। किसकी बात करें? धनायन की। और इधर बात करें ऋणायन की। तो कुछ नहीं करना, धनायन में तो आपको इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं, और कम कितने? जितना धनायन हो। ठीक है, जितना धनायन, जैसे +1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम, ऐसे करना आपको। और अगर ऋणायन है तो आपको इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। कितना बढ़ाना है? 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 माइनस हो, अगर माइनस का 1 हो तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, 2 माइनस का हो तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, माइनस के 3 हो तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है। आई बात समझ में? बस आपको ऐसे कर देना है। अगर आप ऐसा कर दिए तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं। देखो एग्जाम्पल की मैं बात करूं,
सोडियम +1। आपको ऐसे ही एग्जाम में देगा Na+1 का इलेक्ट्रॉन विन्यास, Fe+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ऐसे ही देगा। तो कुछ नहीं करना आपको, देखो सोडियम +1, इसके ऊपर +1 आ रखा है, +1 आ रखा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं आपको? 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम। अब आपको पता है सोडियम कितने पे आता है? 11 पे, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 10 इलेक्ट्रॉनों को आपको क्या करना है? इनको कक्षक में भरना है, कक्षक में भरना है, तो भर दो कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन। देखो 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 6 10, हो गए 10। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई बात समझ में? ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे ही आपको क्या करना है? मैग्नीशियम +2 में करना, कितने इलेक्ट्रॉन कम? 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देने, तो 2 कर दो कम, तो भर दो 1s2 2s2, इसका भी क्या हो जाएगा? 2p6, क्या हो जाएगा? 2p6, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आई बात समझ में? ऐसे ही मैं बात करूं एल्यूमिनियम +3 की, 13 पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। तो आप एक चीज देख रहे हो कि इन सब में इलेक्ट्रॉन विन्यास समान आ रहा है, तो समान आ रहा, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन का निकल के आ रहा है। तो नियोन मैंने बोला था क्या है? अक्रिय। अक्रिय क्यों है? स्थायी ज्यादा है, तो ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन दान कर करके अपना स्थायी क्या करते हैं? धनायन का निर्माण करते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं स्थायी हो जाता है, ये 2 करते हैं स्थायी हो जाता है, 3 करते हैं स्थायी हो जाता है। इसलिए एल्यूमिनियम पे +3 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, सोडियम पे +1 होता है। तो ऐसे आपको इनका क्या लिख देना है? इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देना है। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ऐसे ही देखो कुछ और मैं ऋणायन के ले लेता हूं, जैसे देखो O-2, कितने इलेक्ट्रॉन? -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने हैं, बढ़ा देने हैं। कितने पे आता है? ये 8 पे। 8 पहले थे, 2 हो गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो भर दो 1s2 2s2 2p6, 6 और 2 8 और 2 10, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो ऑक्सीजन भी कहां जा रहा है? नियोन पे जा रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन पे -2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही वो नियोन गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेता है। यानी कुल मिला के बातें यही हो रही है कि धातु या तो इलेक्ट्रॉन देगी और अधातु की तो इलेक्ट्रॉन लेगी, और कुल मिला के उनको कहां जाना है? अक्रिय गैस विन्यास की तरफ जाना है, ताकि वो उसको अटेन कर सके, उसको गेन कर सके, ग्रहण कर सके, और वो स्थायी हो सके। ऐसे ही F-1 होता है, फ्लोरीन कितने पे आता है? -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 10 पे वापस वही 1s2 2s2 2p6, वही कहानी सेम। ऐसे ही N-3 का लिख देना है, कितने पे आता है? 7 पे आता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 और 3 10, ठीक। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6, सिमिलर है। ऐसे ही एक दो एग्जांपल आप डी ब्लॉक वाले के कर लो, नोट डाउन करो इसको। ऐसे ही डी ब्लॉक की मैं बात करता हूं, जैसे देखो Fe कितने पे आता है? 26 पे। आपने क्या लिखा था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 20 और 6 26 3d6, यही होगा। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो +2 आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो याद रखना आपको डी ब्लॉक के लिए बता रहा हूं मैं, आपको इलेक्ट्रॉन कहां से कम करने होते हैं? आप हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो इसमें लिख लेना मोटे मोटे अक्षरों में, हमेशा 4s में से कम करने हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, किस में से कम करने हैं? 4s में से। और ऐसा का ऐसा लिख देना है, कुछ नहीं करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके गायब कर दो। जब ये गायब भी हो जाएगा तो इसमें कुछ नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे तो हटा दो। हटाते हैं तो क्या बचता है? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा। और 4s में 0 लिख देना, ऐसा लिख देना, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आपको किस में से उड़ा देने हैं? आपको s वाले कक्षक में से उड़ा देने हैं, ठीक है ना। देखो s वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले आ रहा है और जाएगा भी किस में से? s में से ही जाएगा।
डी में से बाद में छेड़ना आपको, पहले एस उड़ाना, ठीक है। तो ये लिख लो, एक एग्जांपल और करवा देता हूं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और कर लो आप, जैसे देखो मैग्नीज +2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो पहले आप मैग्नीज सिंपल वाले का लिख लो। तो मैग्नीज सिंपल कितने पे आता है, 25 पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5, यही होता है सिंपल वाले का, आप लिख लेना, यही होता है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन +2 आया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर दो, तो इसको गायब कर दो आप। मैंने बोला एस में से पहले निकलेगा डी ब्लॉक, यानी 20 के बाद जो भी है, 20 के बाद 21 से लेके 30 तक जितने भी हैं, उनमें से अगर आयन वाला पूछे तो एस में से आपको इलेक्ट्रॉन हटा देना, जितना उस पे प्लस चार्ज होगा। जैसे +2 2 हटा दो, अगर +3 आ जाए तो फिर यहां से हटा दिए, तो फिर इधर से हटाना होगा, फिर कोई चॉइस नहीं बचेगी। एस में से तो 2 ही होते हैं ना, 2 गायब हुए तो फिर किस में से हटाओगे आप, डी में से हटाओगे। तो इसमें लिख दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d5, ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो आपके एग्जाम में कई बार पूछ रखा है, और वो क्वेश्चन क्या है वो आप लिख लेना, कक्ष यानी ऑर्बिट, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं अपन, कोस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। और कक्षक में अंतर यानी ऑर्बिटल में अंतर पूछ लेता है कहीं, ठीक है। और एक और चीज याद रख लेना, मैंने आपको n+l का नियम पढ़ाया था, मैं लिख दूंगा, अभी लिख दूंगा मैं लास्ट में, उसको बोरबरी नियम भी बोलते हैं, ठीक है। n+l रूल को ही बोरबरी का नियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो लिख लेना आप ऐसे ही। देखो कक्ष किसे बोलते हैं, इसमें अंतर पूछता है वो, इसमें लिख लेना, जहां इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उसे कक्ष कहते हैं, उसे ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कक्ष या कक्षा बोलते हैं उसको, ठीक है ना, कक्ष भी बोलते हैं, कक्षा भी बोलते हैं, कोष भी आप बोल सकते हो उसको। अब इधर मैं बात करूं कक्षक की, तो मैंने लिखवाई थी, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उस जगह को कक्षक बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक हो उसे कक्षक कहते हैं, उसे कक्षक कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे कक्ष की, तो जो कक्ष होते हैं वो दिशाहीन होते हैं, वो क्या होते हैं, दिशाहीन होते हैं, और इनकी कोई आकृति, अगर आकृति की बात करें इनकी, तो ये तो वर्ताकार होते हैं, और उधर में आकृति की बात करूं तो उनकी स्पेसिफिक आकृति निकल के आती है, वो दिशाहीन, सॉरी दिशाहीन की क्या बात करूं मैं, उसकी आकृति की ना, ये इनकी कोई आकृति, या मैं बात करूं तो वर्ताकार, आप सिंपल लिख सकते हो, उधर की बात करें तो उनकी स्पेसिफिक आकृति निकल के आती है, और वो क्या होती है आपको पता है, एस की गोलाकार होती है, पी की डमलाकार होती है, डी की द्विडमलाकार होती है, लिख लेना आप। इनकी आकृति की बात करें या मैं बात करूं, ये वृत्ताकार होते हैं, सीधा ऐसे लिख लो आप, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे लिख लो, यह वृत्ताकार होते हैं बस, ठीक है। इधर लिख लेना, यह निम्न प्रकार की आकृति रखते हैं, और वो कौन सी है, एस की बात आएगी तो गोलाकार, पी की बात आएगी तो डमलाकार, और डी की बात आएगी तो द्विडमलाकार, यहां तक लिख लेना, ठीक है। अब बात करें अपन नेक्स्ट, तो ये जो होते हैं कक्ष, ये दिशाहीन होते हैं, जबकि कक्षक की बात करें तो इनकी दिशा होती है, एस कक्षक को छोड़ के, ठीक है ना, ये है
दिशाहीन होते हैं। ठीक है, यहां लिख लेना यह दिशात्मक होते हैं और ब्रैकेट में लिख लेना एस को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि एस कक्षक गोलाकार होता है ना, गोले की कोई दिशा नहीं होती है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन की आप वहां पे बता सकते हो कि यहाँ पे पड़ा है, उसकी कोई दिशा नहीं थी। जबकि आप पी के अंदर डी के अंदर बता सकते हो, क्योंकि उसमें पी एक्स वाई जेड तीन, आप बोल सकते हो पी एक्स पे है, आप बोल सकते हो पी वाई पे है, आप बोल सकते हो पी जेड पे, दिशा फिक्स हो गई ना। जबकि गोलाकार में कोई दिशा फिक्स नहीं होती है, तो एस को छोड़कर सब दिशात्मक होते हैं। एक पॉइंट और लिख लेना, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। यानी आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालोगे तो 2n² के हिसाब से निकालोगे। ठीक है, और अगर मैं कक्षक की बात करूं तो एक कक्षक में आप हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो अधिकतम। इसके अंदर तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, ये लिख लेना, अधिकतम वाली की बात चल रही है ना, अधिकतम वो 2n² होगी। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, बस 2 ही होती है। आप चाहे पी वाले में भरो चाहे एस वाले में भरो, कक्षक की बात कर रहा हूं, नोट उपकोष, नोट सबसेल। ठीक है, उपकोष की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कक्षक की। कक्षक की बात कैसे, आप इसको नोट डाउन करिए। देखो जैसे पी में 3 कक्षक होते हैं, अगर मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो मैं इसमें 2 ही भर सकता हूं बस। ठीक है ना, तो इनकी बात कर रहा हूं मैं, पूरे की बात नहीं कर रहा। पूरा तो उपकोष हो गया, उपकोष थोड़ी लिखा मैंने वहां पे। ठीक है, उपकोष में तो चाहते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन। पी कक्षक की बात करूं तो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो आप, चाहे एक्स हो, वाई हो, जेड हो। ऐसे डीएक्स वाई डीवाई जेड कोई सा भी हो, उसमें भी आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हुई आपके एक कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर के पार्ट से रिलेटेड। ठीक है ना, यहां से आपके क्वेश्चन पक्का पूरा बन जाएगा। एक पार्ट और बचा आपके इसमें, विलियन वाला, वो भी पढ़ लो। देखो विलियन, विलियन किसे बोलते हैं, सिंपल भाषा में मैं बात करूं तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। तो लिख लो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है ना, ये वर्ड याद रखना, समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन। समांगी मतलब आप उसको घोल रहे हो तो आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने बाहर से क्या घोला उसमें, तब तो आप उसको क्या बोलोगे, समांगी मिश्रण बोलोगे। अदरवाइज वो क्या है, विसमांगी मिश्रण होगा। विसमांगी मतलब घोलते देख के बता दो। आप अगर पानी के अंदर नमक घोल रखे हो, मैंने नमक घोल दिया और आपको पता नहीं मैंने क्या घोला, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देख के बता सकते हो कि इसमें क्या घुला हुआ है, नहीं बता सकते, तो वो क्या होगा, समांगी या होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, उसको विलियन बोलते हैं, परिभाषा याद रख लेना। ठीक है, विलियन विलेय व विलायक से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी अगर आपसे बोला जाए विलियन क्या है, तो विलियन हो गया विलेय प्लस विलायक। ठीक है, विलेय प्लस विलायक। अब इसमें विलेय किसे बोलेंगे, विलायक किसे बोलेंगे, जिसका छोटा नाम है, छोटा नाम मतलब छोटी मात्रा, बड़ा नाम मतलब बड़ी मात्रा। यानी जिसका नाम छोटा है मतलब कम संख्या में, जिसका नाम बड़ा मतलब ज्यादा मात्रा में। तो लिखो विलेय, विलेय की परिभाषा, विलियन में उपस्थित घटक जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो, विलेय कहलाता है, विलेय कहलाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं विलायक की। अब बात करते हैं विलायक की, तो विलायक क्या होगा, विलियन में वह घटक जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। तो विलायक ज्यादा मात्रा में होता है
और विलियन सॉरी विलेय कम मात्रा में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल से। देखो ये मैंने इसमें पानी ले रखा है और पानी आप ऐसे मानो कि कितना ले रखा है 100 ml, और मैंने इसमें क्या घोल रखा है 10 ग्राम, इसमें मैंने घोल रखा है NaCl जिसको बोलते हैं अपन नमक। NaCl इसका सूत्र होता है नमक का। ठीक है, 10 ग्राम घोल रखा है 100 ml, या आप बोल सकते हो इसको 100 ग्राम। ठीक है, जल के लिए ml और ग्राम दोनों बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व एक होता है। जिसका घनत्व एक होता है उसकी आयतन में मात्रा और द्रव्यमान में मात्रा दोनों बराबर होती है। ठीक है, तो 100 ग्राम ज्यादा है कि 10 ग्राम ज्यादा? बोलोगे गुरु जी 100 ग्राम ज्यादा, तो ये क्या हो गया विलायक, ये क्या हो गया विलेय। आई बात समझ में? तो ये नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप। देखो नेक्स्ट है विलियन के प्रकार। तो देखो विलियन के प्रकार, अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे विलेय की मात्रा के आधार पे, तो विलेय की मात्रा के आधार पे विलियन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में बात कर रहा हूं विलेय की मात्रा के आधार पर, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ए लिख लेना तनु विलियन, और बी लिख लेना सांद्र विलियन। तनु विलियन की परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु विलियन कहते हैं। अगर मैं सांद्र की बात करूं तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, इधर विलेय की मात्रा कम है तो इधर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो इधर क्या हो जाएगा वह विलियन जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा हो सांद्र विलियन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे अगर उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊं आपको, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे ले रखा है जल, ये जल मैंने फिक्स कर दिया 100 ग्राम क्या है इसमें H2O वाटर है, इसके अंदर मैं घोल रखा हूं 5 ग्राम नमक NaCl 5 ग्राम नमक। ऐसे ही मैं एक विलियन इधर ले रखा हूं जिसके अंदर मैंने ले रखा है क्या 100 ग्राम जल, 100 ग्राम H2O ले रखा है, और इसमें मैं डाल रखा हूं क्या 10 ग्राम नमक NaCl। तो आप मेरे को बताओ, पहले तो विलेय को पहचानो आप, इनमें से विलेय कौन है जिसकी मात्रा कम है? NaCl क्या है विलेय है, NaCl क्या है विलेय है, उधर भी क्या है विलेय है, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है। 5 ग्राम है उधर 10 ग्राम है, तो आपको इस वाले विलियन के अंदर देखना पड़ेगा कि इसमें विलेय की मात्रा कम है तो ये क्या हो जाएगा तनु विलियन, इधर विलेय की मात्रा ज्यादा आती है क्या हो जाएगा सांद्र विलियन। और आप देख सकते हो सांद्र का मतलब आप कम नमक डालोगे तो आपको कम खारा लगेगा, ज्यादा नमक डालोगे तो ज्यादा खारा लगेगा, मतलब उसमें आपने विलेय ज्यादा घोला। तो इस प्रकार के विलियन को साइंस की भाषा में बोलते हैं सांद्र विलियन कंसंट्रेटेड विलियन, और इस तरीके के विलियन को बोलते हैं तनु विलियन या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं दूसरे टाइप की। देखो इधर नेक्स्ट सेकंड प्रकार है विलायक की अवस्था के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर। तो विलायक की अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलियन होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो इधर, तो विलायक की अवस्था के आधार पर आप यहाँ पे डाल लेना विलेय
विलायक और इधर लिख लेना उदाहरण। ऐसे 3 वो बना लेना आप, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिए। और इधर हो जाएंगे आपके उदाहरण। देखो इधर सबसे पहले की बात करते हैं अपन विलायक। विलायक फिक्स कर दो आप। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। विलय को मैं एक बार सॉरी विलायक को फिक्स कर रहा हूं किस पे? मैं फिक्स कर रहा हूं इसको गैस पे। इसको फिक्स कर रहे हैं किस पे? गैस पे। इसको फिक्स कर दिए गैस पे, ठीक है। अब आप गैस विलायक हैं और उसमें आप गैस ही क्या ले रहे हो? विलय ले रहे हो, ठीक है। गैस क्या है? विलय है, और गैस ही क्या है? विलायक है। तो गैस और गैस इसके लिए हो जाएगा वायु, N2 और O2 का मिश्रण। वायु का मिश्रण क्या हो गया? गैस। गैस। ऐसे ही आप अगर विलय क्या ले रहे हो? द्रव। विलय क्या ले रहे हो? द्रव ले रहे हो। तो द्रव ले रहे हो विलय, तो ये हो जाएगा, इसमें एग्जांपल हो जाएगा कपूर प्लस N2 का मिश्रण। कपूर प्लस N2 का मिश्रण, ये क्या हो जाएगा आपका? द्रव। द्रव आगे क्या? ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके अंदर आप सोचा ठोस वाले का है, ये ले लेना ठोस। अभी आ जाएगा याद इसका एग्जांपल, अभी लिखवा दूंगा मैं। ठोस और गैस में लिख लेना इसको, कपूर प्लस N2 का मिश्रण। अभी आ जाएगा याद, अभी लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट है, जैसे 3 यहाँ पे आपने बनाए पार्ट, तो 3 पार्ट आप यहाँ पे किस में बना सकते हो? द्रव के बना सकते हो, द्रव और द्रव। और इधर आप विलय लिख सकते हो क्या? गैस। द्रव के अंदर गैस, सबसे बढ़िया उदाहरण है जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन। जल में घुली O2, ठीक है, ये उदाहरण हो गया। द्रव के अंदर द्रव बोल रहे हो आप, जल में घुली हुई अल्कोहल। जल में घुली अल्कोहल, ठीक है। जल में घुली हुई अल्कोहल इसका उदाहरण है। और दूसरा और क्या हो गया? ठोस। ठोस द्रव के अंदर विलायक ज्यादा मात्रा में रहता है। द्रव कौन सा? अपन नमक घोलते हैं, चीनी घोलते हैं, तो कोई सा भी हो सकता है। नमक का घोल या चीनी का घोल। ये नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और इसमें भी लिख लेना आप, गैस में द्रव है ना, वायु में उपस्थित नमी या ह्यूमिडिटी को बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। और एक और चीज लिख लेना, देखो विलायक गैस 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 है ना, तो ये जो विलियन का टाइप हो गया, गैसीय विलियन है, ठीक है, गैसीय विलियन। और अगर विलायक द्रव है तो ये कौन सा है? द्रवीय विलियन। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहां पे ले लेते हैं अपन इधर विलय था अपना, इधर विलायक, ठीक है, और इधर एग्जाम्पल। तो देखो इधर अपन ने क्या लिया था? गैस गैस गैस, द्रव द्रव। एक ठोस वाला बचा है, उसको भी ले लेते हैं। देखो आप ठोस ले सकते हो, इसको ठोस और इसको ठोस। तो अगर आप ये ठोस ले रहे हो तो इधर गैस, द्रव और ये ठोस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन ठोस के अंदर गैस। ठोस के अंदर गैस, तो देखो ठोस के अंदर गैस का एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ठोस के अंदर गैस का एग्जाम्पल, इसमें लिख लेना, धातु सतह पर गैस का अवशोषण, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। और ये कौन सी है मैं लिख देता हूं, जैसे पीडी पैलेडियम धातु होती है, प्लेटिनम धातु होती है,
प्लस H2 गैस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। पैलेडियम या प्लेटिनम या निकल भी ले सकते हो, उस पर H2 गैस इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठोस के अंदर द्रव, ठोस विलायक है, द्रव विलय है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है अमलगम। अमलगम इसका बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? अमलगम। और वो अमलगम क्या है? मरकरी, Hg बोलते हैं मरकरी को, लिक्विड होता है, प्लस सोडियम धातु, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं अमलगम। यानी किसी भी धातु के साथ मरकरी मिली हुई है तो उसको अमलगम बोला जाता है। वो ठोस और द्रव का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और ठोस ठोस की अगर अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल है धातु मिश्रण। धातु मिश्रण क्या एग्जाम्पल उसका? धातु मिश्रण उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और धातु मिश्रण की बात करें तो धातु मिश्रण में आपने पढ़ा होगा पीतल। पीतल कौन कौन? कॉपर प्लस जिंक। पीतल में क्या होता है? कॉपर प्लस क्या होता है? जिंक होता है। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखना। ये थे आपके विलयन के प्रकार। आई बात समझ में? अब एक छोटा सा टॉपिक बचा इसका, विलयन की सांद्रता का, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।